हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज हम इतिहास के अगले टॉपिक के बारे में बताए थे। पिछली क्लास के बारे में हमने बताया, प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था। आज की क्लास में हम आपको कुछ स्रोत के बारे में बताएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, क्योंकि इसके बाद का टॉपिक जो है वैदिक सभ्यता है। तो उससे पहले हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदांग, इन सब के बारे में जान लेते हैं, जिसका जो है वैदिक साहित्य में भी उपयोग होगा। तो इतिहास को हम देखते हैं, ऐतिहासिक स्रोत, इसको तीन भागों में, मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम देखेंगे धार्मिक और धर्मोत्तर। धार्मिक में क्या, वेद आ जाएगा। वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, रामायण, महाभारत और पुराण की बात की गई है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम देखेंगे अभिलेख, जो अभिलेख मिले हुए हैं उनसे क्या हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्कों जो प्रचलन में थे, किस काल के सिक्कों के बारे से इतिहास की जानकारी मिली है। भवन निर्माण, स्मारक, मूर्तियाँ और चित्रकला के माध्यम से जो हमें जानकारी मिली है इतिहास को जानने की, उसको देखेंगे। चित्रकला में मुख्यतः मध्यकालीन में जाएंगे या तो प्राचीन में आप देखेंगे कि भीमबेटका वगैरह की जो गुफाएं हैं वहाँ से प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। फिर जहांगीर चित्रकला, हाँ, शाहजहाँ के बारे में जो चित्रकला थी, उसके बाद अजंता, एलोरा की गुफाओं से जो हमें जानकारी मिलती हैं। मूर्तियाँ थी, किस किस धातुओं का उपयोग हुआ है, हाँ, इससे पता चलेगा किस काल में कौन सी मूर्तियाँ थी, किन किन धातुओं का प्रयोग होता था। उससे जो स्मारक मिले हुए हैं, जैसे हरिशेर, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, उन्होंने जो है कि निर्माण करवाया हुआ है जो प्रयागराज में है। तो उसके बारे में हम उस काल के चीज़ों को जो है इसमें स्मृत कराया गया है, जिससे उस काल से संबंधित जानकारी हमको मिलती हैं। भवनों से हमें भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। उस समय किस प्रकार की चित्रकला की जाती थी, कौन कौन से धातुओं का प्रयोग होता था, लकड़ी के महल बनते थे, हाँ, कि पत्थर के बनते थे, कि ईंट का प्रयोग होता था, कैसे प्रयोग होता था, उस काल के लोगों के कारीगरी के बारे में जानकारी मिलती है। तो भवन से भी हमें सिक्कों से प्रचलन होता है कि सिक्के कौन कौन से धातुओं का प्रयोग हुआ है, उस पर क्या क्या अंकित है, कौन सी भाषा का अंकन है, हाँ, कौन सी चीज़ों का है, तो उसके बारे में सिक्कों से मिलेगा। अभिलेख तो इतिहास को जानने के जो बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसको हम देखेंगे कि इनके माध्यम से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है इतिहास में। उसके बाद आएंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण जो भारत में जो है समय समय अनुसार आते गए, प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल के बाद जो है आधुनिक काल तक बहुत सारे जो है कि इतिहासकार जो है यात्री हमारे यहाँ आते रहे, और उन्होंने यहाँ के जिन चीज़ों के बारे में देखा उसको जो है अपनी किसी किताब में जो है उसका अंकन किया। यहाँ के समाज के बारे में, यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में, यहाँ की प्रकृति का भी वर्णन किया उन्होंने। यहाँ की दास प्रथा के व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उसके अंतर्गत जो है कि दास प्रथा का उल्लेख हुआ है जो मेगास्थनीज ने किया है। तो लगभग भारत के सारे क्षेत्र पे इन्होंने जो है कि अध्ययन किया है और अपनी अपनी किताबों में अपने अनुसार जो है जो उनको जानकारी थी उन्होंने संकलित किया है। तो विदेशी यात्रियों के विवरण के अंतर्गत भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। इसमें क्वेश्चन आते हैं कि फाह्यान वेनसांग स्किंग का एक क्रम दे देता है कि कौन सबसे पहले आया था, हाँ, किस किस के दरबार में आया हुआ था, कौन सी किसकी किताब है। जो प्रमुख कुछ चीज़ें हैं उसको हमने यहाँ पे अंकित कर दिया है। सबसे पहले फाह्यान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, सबसे पहले आया था। दूसरा वेनसांग आया था, वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में, और लास्ट में इत्सिंग आया हुआ था। तो इन तीनों का क्रम दे देता है फाह्यान, वेनसांग, इत्सिंग। और वेनसांग की किताब थी जिसका नाम सियूकी था। कई बार पूछा गया सियूकी किसकी किताब है, वेनसांग, जो हर्षवर्धन के काल में आया था। अलबर्नी के बारे में, अलबर्नी के दो किताबें तहकीकात-ए-हिंद और किताबुल हिंद, इन किताबों का नाम पूछा है कि तहकीकात-ए-हिंद एंड किताबुल-ए-हिंद किसकी जो है किताब है ये। मेगास्थनीज जिसने इंडिका की रचना की है,
बहुत बार पूछा हुआ इंडिका की रचनाकार कौन थे? कौन? मेगास्थनीज। इसने दास प्रथा का भी कुछ उल्लेख किया हुआ, इसको आगे चल के हम बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। साहित्यिक के अंतर्गत वेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण का वर्णन है। और धर्मोत्तर में बौद्ध, जैन, इंडिका, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अभिलेख, सिक्के, भवन, स्मारक, मूर्तियाँ और चित्रकला। और तीसरा जो है कि फाहियान, वेनसांग, इशिंग, अल्बर्नी, मेगास्थनीज, बहुत सारे जो है विदेशी यात्री आए थे, सुलेमान वगैरह आए थे, मुस्लिम, यूनानी, चाइनीज़, सारे यात्री हमारे यहाँ आए हुए थे। तो हम जब ये टॉपिक पढ़ाने लगेंगे तो हम जो सर्वप्रमुख हैं उसका वर्णन करेंगे, क्रमवाही चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के उल्लेख के बारे में। और उससे भी पहले साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला टॉपिक हम धार्मिक पढ़ेंगे, धार्मिक के वेद पढ़ेंगे। और वेद में जो है हम चारों वेदों का उल्लेख करते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिए आप। वेद में अभी हम अलग अलग बता देते हैं, फिर एक चार्ट में जो है चारों वेदों को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करा देंगे। सबसे पहले हम ऋग्वेद की बात करते हैं। बहुत सारे फैक्ट हैं, कुछ हम आपको बता देंगे, कुछ ऐसे ही ओनली बोल देते हैं इसको आप। इसके प्रमुख शाखाओं के बारे में हम देखेंगे। 5 शाखाएं हैं। अश्वलायन, शाखायन, मांडुलायन, शाकल, वास्कर, ये प्रमुख 5 शाखाएं हैं। वैसे तो टोटल 21 शाखाएं हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं वो 5, अश्वलायन, शाखायन, मांडुलायन, शाकल और वास्कर, ये 5 प्रमुख शाखाएं हैं। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। 10 मंडल में 2 से 7 तक किसी एक ऋषि द्वारा वर्णन किया गया है, और सर से लास्ट में 10वें मंडल को जोड़ा गया। 10वें मंडल को सबसे लास्ट में जोड़ा गया। 10वें मंडल के 90वें सूक्ति में, 10वें मंडल के 90वें सूक्ति में इसको कहते हैं पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त का उल्लेख हुआ है। अब पुरुष सूक्त क्या होता है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। पुरुष सूक्त, इसको मतलब एक विराट पुरुष की बात की गई है। विराट पुरुष, इसके मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और तलवे से शूद्र की परिकल्पना की गई है। 10वें मंडल के 90वें सूक्त में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, जिसमें मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य। और तो इस परिकल्पना के आधार पर हुए जाति व्यवस्था का उद्भव यहीं से हुआ जाता है। और कर्म भी निर्धारित कर दिया, इनका ज्ञान, इनका रक्षा करना, इनका कृषि, पशुपालन और शूद्रों को सब। पहले का समाज था
किसी प्रकार की जात व्यवस्था नहीं थी, कर्म के आधार पर चीज़ें निर्धारित होती थी, समाज में किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं थी। ऋग्वेद की इस परिकल्पना के बाद जो है समाज जाति व्यवस्था जैसे जटिल संकल्पना में जकड़ गया। ये हैं ऋग्वेद से संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट है। ऋग्वेद में 3वें मंडल में ये बहुत पूछता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में ही ये त्र्यंबकम मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जो त्र्यंबकम मंत्र, ऋग्वेद में ही इसका उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख हुआ है। हाँ, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो थे, सर्वाधिक महत्वपूर्ण इंद्र को, जिनको 250 ऋचाएँ समर्पित है। कितनी? 250 ऋचाएँ समर्पित। 25 नदियों का उल्लेख है। सर्वाधिक बार किसका है? सर्वाधिक बार सिंधु का है। हाँ, पवित्र नदी सरस्वती, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। और जो 8वां मंडल, ये कांड ऋषि द्वारा लिखा गया था। किसके? कांड ऋषि। एक ऐसा मंडल है जो एक ही देवता को समर्पित है। वो क्या है? ये कौन देवता है? शेम देवता। शेम देवता को 8वां मंडल समर्पित है। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे जाति प्रथा का उद्भव होता है। उसके बाद कुछ अन्य तथ्य, जैसे हमने बताया 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का जाप है, इसके अलावा त्र्यंबकम का जाप है, कुछ देवी देवताओं का उल्लेख है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण इंद्र का है, जिसमें 250 ऋचाएँ उसको समर्पित है। मंत्रों का एक समूह होता था, ऋचाएँ जो मंत्रों का एक समूह होता था। कुछ नदियों का उल्लेख हुआ है, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी। पवित्र सरस्वती को माना जाता था। गंगा और यमुना का भी जो है उल्लेख है। एक फैक्ट और देख लीजिए, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी थे। क्या थे? हर एक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है? ये थे ऐत्रेय और कौसतकी। ठीक, ये पूछता है ऐत्रेय और कौसतकी किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऋग्वेद के। तो ये महत्वपूर्ण ऋग्वेद से संबंधित तथ्य। बाकी जो डिटेल बचा हुआ है वो हम जो है कि अगला टॉपिक जब पढ़ाएंगे तो ऋग्वेद बहुत सारे साक्ष्य मिले हुए हैं वो हम बताएंगे। जो आपके ये इतना फैक्ट दे दिए हैं कि आपका सिविल के लेके एसएससी बैंक में किसी में भी जो है ये छूटेगा नहीं। टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, किसी का भी जो है छूटेगा नहीं। लगातार वीडियो डालने की प्रयास रहेगा। आप लोग इसको लगातार चैनल से बने रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए।
जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे और आपको जो है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करा सकें। कोई ज़रूरी सुझाव हो या कोई समस्या हो, कोई कमी हो, तो कमेंट में आप जो है कि बता सकते हैं। वॉल्यूम हमने जो है कि वीडियो में देखा कुछ समस्याएं ही तो वॉल्यूम की, तो हमने उसको जो है बढ़ा दिया है। बाकी धन्यवाद।